लास्ट क्लास में मैंने आपको कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया होगा। एक्चुअली तीन डेफिनेशन लिखवाए होंगे, पहला का नाम होगा वैलेंसी, दूसरा का कोवेलेंसी और तीसरा का ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस लिखते हैं और कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां पे आपको निकालना होगा कि कोवेलेंसी क्या है उस पर्टिकुलर एटम की या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये आपको निकालना होगा। राइट, एक बीच में जैसे आप लोग वो दीवार बनाते हैं जहां पे दो साइड पर आप लिखते हैं, वैसे आप लिखें, पहले एक साइड पर लिखें कोवेलेंसी और दूसरी साइड पर लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोवेलेंसी में डेफिनेशन लिखिए, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4, कार्बन की 4 है कोवेलेंसी। नेक्स्ट उस दूसरी साइड पे लिखें, इट इज द हाइपोथेटिकल चेंज, सॉरी, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एटम के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, दैट टू हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल चार्ज या टेम्पररी चार्ज भी उसको कह सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो तभी आता है जब आप किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रेजेंस में रहते हैं। जैसे उस एलिमेंट को वहां से हटा दिया जाएगा, वो चार्ज उसके ऊपर से गायब हो जाता है। कोवेलेंसी की साइड पर लिखें, कोवेलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव और अ फ्रैक्शन। कोवेलेंसी कभी भी किसी का नेगेटिव या फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है। ऑब्वियस है, कोवेलेंसी फ्रैक्शन में कैसे होगा? कोवेलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो वो एक कर रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा, या तो नहीं कर रहा होगा, और नेगेटिव तो कतई नहीं हो सकता किसी भी हालत में। दूसरी साइड पे आप लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी संभव है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिखें कोवेलेंसी की साइड पर, कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब ये मैंने आपको और डिटेल में लिखवाया होगा, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन दी एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही स्टेट में। तो कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वेयर एज ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइप पर लिखिए, इट हैज नो रिलेशनशिप विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी इसके साथ इसकी नहीं है। गॉट इट? कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उसका आपको कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूं CH4, आप क्या करिएगा, CH4 को इस प्रकार से बनाइएगा, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। इस प्रकार से मैंने 4 ऐसे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा रखे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इन चारों की वजह से इसके ऊपर 4 डेल माइनस चार्ज आएगा। तो मैं कोवेलेंसी जो लिखूंगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, तो कोवेलेंसी इसकी क्या होगी? 4। और जब मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसका निकाला जाता है? एलिमेंट का। कार्बन का अलग निकालेंगे और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन अपने कौन से स्टेट में है? तो हाइड्रोजन अपने +1 स्टेट में, इसलिए इसका +1 होगा और इसका क्या होगा? -4। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखें, CH3Cl। CH3Cl की अगर मैं बात करूं तो 3 जगह पर क्या लग रहा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा, एक जगह पर क्या लगा होगा? Cl। अभी भी मेरे ख्याल से कोवेलेंसी इसकी क्या होगी? कोवेलेंसी तो अभी भी इसकी यही होगी, दैट इज इक्वल टू 4 ओनली। +4 लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोवेलेंसी पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। अब 3 हाइड्रोजन लगे थे, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, और चूंकि एक यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसकी वजह से डेल माइनस। ओवरऑल जो चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है वो 2 डेल प्लस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो 2 डेल प्लस होगा।
रीजन बीइंग एक डेल माइनस एक डेल प्लस को क्या कर देगा, कॉम्पेंसेट कर देगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस केस में, द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन विल बी +2। गॉट इट। चलिए अगला देखिए CH2Cl2, इसका भी स्ट्रक्चर बनाकर आपको देखना है। और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दो जगह यहां पर भी Cl लगा है और यहां पर भी Cl लगा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो कोवैलेंसी अभी भी इसकी क्या होगी, कोवैलेंसी अभी भी इसकी 4 होगी, पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहां पर, वो अभी भी क्या होगा, 0 होगा। यहां पर 0 क्यों हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? ये नहीं समझ में आया कि कुछ नहीं समझ में आया? ये अब देखिए, ये डेल प्लस है, ये डेल प्लस है, ये भी डेल प्लस है। तो इस डेल प्लस की वजह से इसके ऊपर एक डेल माइनस आ रहा होगा। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया यार? वही ना, ये गलत लिख दिया। इसके ऊपर डेल माइनस आना चाहिए। अब इसके ये प्लस है तो इसके ऊपर डेल माइनस, ये प्लस है तो डेल माइनस, ये प्लस है तो ये डेल माइनस, तो 3 डेल माइनस है। पर ये अगर डेल माइनस है तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक डेल प्लस भी आया होगा। एक डेल्टा प्लस और एक डेल्टा माइनस मिलके आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे, तो बचेगा कितना, 2 डेल माइनस बचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -2। अच्छा हुआ समझाने के क्रम में करेक्शन भी हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इस तरह से तीसरा एक और आप लोग खुद से बना सकते हैं क्या, एक और आप लोग खुद से बना सकते हैं। ये CH4 की जगह पे मैं CCl4 अगर आपसे कहूं बनाने के लिए, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर CCl4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोवैलेंसी एंड कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो ये यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, बाकी ये सारे जो ग्रुप्स लगे हुए उनको थोड़ा सा बदल देता हूं। मेरा काम तो क्या है, थोड़े परिवर्तन से चल जाएगा, आपको नया बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं Cl, यहां पर भी लिख रहा हूं Cl, यहां पर भी Cl और यहां पर भी Cl। इस प्रकार से 4 Cl एटम लगे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये Cl एटम है, ये भी Cl एटम है, ये भी Cl एटम है और ये भी Cl एटम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। डेल प्लस होगा, डेल माइनस होगा, चारों के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा, डेल माइनस। इन चारों के ऊपर डेल माइनस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल प्लस। तो इसकी कोवैलेंसी तो 4 है, पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था अब क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और क्लोरीन का अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि कोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज नॉट चेंजिंग, whereas the oxidation state in few cases it was negative, in one of the case it was 0 and the last case it is positive। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है, whereas कोवैलेंसी एलिमेंट की होती है जो कि फिक्स रहती है, वो उसको चेंज आप नहीं कर सकते, बिकॉज कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट in case of the particular element either in its ground state or in its excited state। और मुझे याद है मैंने कार्बन का आपको करके दिखाया होगा कि हाउ वो एक्साइट होके ऊपर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड 2 थे तो 4 कोवैलेंसी करने के लिए कैसे ऊपर जाता है, और उसका रीजन क्या था, क्यों वो ऊपर जाता है, हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। चलिए हेडिंग डालिए, Cossel, Kossel, Cossel-Lewis approach to chemical bonding। Cossel-Lewis approach, Kossel, Cossel-Lewis, Louis, Lewis approach to chemical bonding। Cossel और लुइस ने मिलकर ये अप्रोच डेवलप किया फॉर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग तब तक, ये अप्रोच तब तक फेल नहीं हुआ जब तक आपको ये नहीं पता चला कि
ऑक्टेट से ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन रखने वाले भी सिस्टम दुनिया में प्रेजेंट है। अभी तक जो हम जानते हैं वो यही जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट अगर कंपाउंड बना रहा है या मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसकी क्या हो जाना चाहिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट होने के लिए दो नियम बताए गए, एक ऑक्टेट रूल होता है, एक ड्यूप्लेट रूल होता है। ड्यूप्लेट रूल मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के अगल बगल वाले एलिमेंट जहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर आप आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं तो भी आप स्टेबल हो जाते हैं, और जैसे ही नंबर जो है वो 5 से ऊपर चला जाता है, 5 से ऊपर मतलब एटॉमिक नंबर 5 से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद हमें रहता है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको आप ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो अभी फिलहाल तक तो हमें इतना ही पता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एलिमेंट या कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यही बात को कॉसल लुईस ने हमें समझाया। पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हमें मिले जिस कंपाउंड में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी था फिर भी वो कंपाउंड पाया गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा था फिर भी वो कंपाउंड पाया गया। तो फिर हमें लगा कि नहीं यार, ये जो कहानी इन्होंने बताई है कुछ पर तो सत्य साबित हुआ पर कुछ पर ये सत्य साबित नहीं हो पा रहा है। तो फिर वहां पे हमारी थ्योरी फेल हो गई और फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम अपनी थ्योरी को क्या करें, रीडिफाइन करें और कुछ बेटर थ्योरी की ओर बढ़ें। पर ये सब बातें हो रही आज से ठीक 100 साल पहले, आज से 1916 की बात है, आज से 104 साल 105 साल पुरानी बात हो रही है, जब कॉसल एंड लुईस ने ये स्ट्रक्चर या ये अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग हमें समझाया था। तो लिखें, इन द ईयर 1916, इन द ईयर 1916, हाँ बोलिए, इन द ईयर 1916 कॉसल एंड लुईस, KOSSEL, Kossel and LOUIS succeeded independently to give first successful explanation about the cause of combination between first successful explanation about the cause of combination between atoms which was based upon the understanding of electronic configuration of noble gases, based upon the understanding of electronic configuration of noble gases. noble gases के configuration को achieve करना was the basis of this particular theory. तो अगर एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि what was the basis of this theory. The basis was achieving the noble gas configuration. noble gas configuration को अचीव करना ही इस थ्योरी का बेसिक एम था। फुल स्टॉप। एज इवन कोवेलेंट में भी ये वैलिड है। कार्बन भी अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ इसलिए बनाता है ना क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 है और वो 4 शेयर करके अगर ले लेगा तो 8 हो जाएगा। अल्टीमेटली वो भी तो इसीलिए 4 ही बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि 4 तो उसके पास है, वो 4 सामने वाले से ले लेगा, ठीक है, शेयरिंग बेसिस पर ही लेगा, पर ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा थोड़े समय के लिए। तो अल्टीमेटली जो बेसिस है वो तो नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना ही है। एज दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, फुल स्टॉप, as this theory was based on the electronic concept of atom, that is transfer of electron or sharing of electron, चाहे आप शेयर करके ऑक्टेट पूरा करें या कंप्लीट ट्रांसफर से आप ऑक्टेट पूरा करें, दोनों ही केस में अल्टीमेटली ये थ्योरी वैलिडेट हो पा रही थी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इसी थ्योरी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी।
व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, उसका रीजन मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वैलेंसी जो पैदा हुई है किसी भी पर्टिकुलर एटम में, वो ऑक्टेट को अचीव करने के क्रम में ही हुई है। अगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम +1 स्टेट में रहता है, इसका मतलब ही यही है कि सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 281 होता था। अभी वो उस 1 को अगर दे देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया, देने से उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो इस प्रकार से वो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं यहीं से पैदा हुआ है। नोट डालकर दो बातें लिखें। कॉसल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉसल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, Kaushal studied about the combination of atoms largely in inorganic compounds, largely in inorganic compounds। तो कौशल की ज्यादातर जो स्टडीज थी वो किसके बेसिस, किस कंपाउंड्स के ऊपर आधारित थी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। वेराज लुइस की जो ज्यादातर पढ़ाई थी या उन्होंने ज्यादातर जो छानबीन किया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर किया। तो नोट नंबर 2 लिखें, लुइस फोकस्ड हिज स्टडीज to organic compound। Lewis focused his studies to organic compounds। तो उनकी ज्यादातर जो स्टडीज थी वो किस पे आधारित थी, किसको ध्यान में रखते हुए थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली स्टडी किया था, कौशल ने और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर और लुइस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। नेक्स्ट, पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वही पोस्टुलेट्स जो कहते हैं कि कब कौन किस तरह से इलेक्ट्रॉन देता है या फिर एक्सेप्ट करता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देमसेल्फ या देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अल्टीमेटली सारे मेटल्स जो हैं उसकी टेंडेंसी होती है वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को दे, और देकर क्या चाहता है? वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहता है। वेरा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर की टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इसको कुछ पोस्टुलेट्स में इसी बातों को कौशल और लुइस ने बताया है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल noble gases separate the highly electronegative in the periodic table, noble gases separate the highly electropositive halogens, highly electronegative halogens from highly electronegative halogens from highly electropositive alkali metals। ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट होने में मुसीबत हो रही होगी, पर अभी मैं इसको डाइजेस्ट करा देता हूँ। ये मैं भी डाइजेस्ट करा देता हूँ कि ये जो बात कही गई है किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। यहाँ पर ये जो हैलोजन है वो ग्रुप नंबर 17 है, दिस इज ग्रुप नंबर 17, दिस इज ग्रुप नंबर 18 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 1। ये जो ग्रुप नंबर 18 है इसको आप क्या बोलते हैं? दिस ग्रुप नंबर 18 इज नोन एज नोबल गैसेस। इसी को आप क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस हैं। ये जो ग्रुप नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रुप फॉर हेलोजेंस। ये क्या है? हेलोजेंस है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज अल्कली, दिस इज अल्कलीन। अल्कली पहला क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दीज आर अल्कली मेटल्स, दीज आर अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स की एक बहुत खास बात होती है, दीज ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव बनना चाहते हैं। हेलोजेंस का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इनको नेगेटिव चार्ज से प्यार है। दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कह रहा है कि ये जो 18 नंबर ग्रुप होता है, ये अगर इसको मैं सर्कुलर मानता, अगर ये ऐसा मुड़ गया होता, ऐसे पेज की तरह अगर मुड़ सकता, ऐसे अगर मैं इसे मोड़ पाता, ध्यान से समझिएगा, अगर सपोज मैं इस प्रकार से इसे मोड़ पाता तो क्या होता? ये सपोज करिए इस प्रकार से मैं इसे मोड़ पाता
तो ये वाला अगर जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज 18th ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ये 17 नंबर ग्रुप है। अगर मैं इसे ऐसे करके जोड़ देता हूं, अगर मैं इस प्रकार से इसको ऐसे करके जोड़ देता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, इस तरफ तो अभी भी फर्स्ट नंबर ग्रुप है, ये जो अभी यहां पे बीच में ये 18th है और इसके ठीक बाजू में कौन रहेगा 17। तो मैं बोलूंगा ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कौन फंसा हुआ है, हैलोजेंस फंसा हुआ है, या सॉरी नोबल गैसेस फंसा हुआ है। समझ में आ रहा है कि अगर इस टेबल को, तो यही वो स्टेटमेंट वहां पे लिखा गया है, क्या कह रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल noble gases separate the highly electropositive halogens from highly electronegative halogens from highly electropositive alkali metals। तो ये मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सेकेंड, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन from a halogen atom is associated with the gain of electron। The formation of negative ion of a halogen atom is associated with the gain of electron। Obvious है, ये gain of electron से ही जुड़ी हुई बात है। And the formation of positive ion from alkali metal atom is associated with loss of electron। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज होता है, whereas जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है दैट इज अल्कली मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को देकर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेता है, पॉजिटिव चार्ज। Got it? यहां तक कोई दिक्कत? The formation of positive ion from alkali metal atom is associated with loss of electron। Third point, the negative and positive charge thus obtained, the negative and positive charge thus obtained achieves noble gas configuration। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले रहा है, 8 कर ले रहा है, और जो मेटल्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को निकालकर अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले रहा है। तो दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनटू अ नोबल गैस कन्फिगरेशन, और उस क्रम में वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। तो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज thus obtained achieves noble gas configuration, full stop। The noble gas except helium which has duplet electron, the noble gas except helium which has duplet electron have a particular stable outermost shell, has a particular stable outermost shell configuration of 8 electron called as octet rule। The noble gases except helium which has duplet electron has a particular stable outermost shell configuration of 8 electrons following octet rule। उसके नीचे एक छोटा सा टेबल बनाएं जिसके अंदर आप पहले कॉलम में लिखें नोबल गैसेस, सेकंड में लिखें एटॉमिक नंबर, और थर्ड में लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहला वाला जो है उसमें बहुत कम जगह चाहिए, दूसरे वाले में भी कम जगह चाहिए, पर तीसरे वाले में थोड़े ज्यादा जगह चाहिए होगा, बिकॉज वहां पे आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहला हीलियम He, सेकेंड नियॉन, थर्ड आर्गन, फोर्थ इज नंबर फोर्थ इज Kr, क्रिप्टन, देन xenon, देन
आर ए और आर ए ओनली, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर लिखिए। हीलियम इज 2 10 18 36 54, 2 10 18 36 54 and the last is 86। और एक बार अगर ये लिख लिया आपने तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप नए सिस्टम से लिखिए या फिर पुराने सिस्टम से लिखिए। दिस इज 2, इसका क्या होगा 2 8, दिस इज 2 8 8, दिस इज 2 8 18 8, दिस इज 2 8 18 32 8 and this is 2 8 18 2 8 18 32 18 and then 8। इस प्रकार से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हो सकता है लिखने का, हो सकता है 1s2, दिस इज 1s2 2p6 2s2, this is 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and so on and so on and so on। तो आप इसके बाद अपने से लिख लीजिएगा इन सारे का कॉन्फ़िगरेशन। अल्टीमेटली आप देख पा रहे होंगे एक्सेप्ट हीलियम बाकी सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? चलिए पॉइंट नंबर 4, ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 4, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर बाइंड टुगेदर by electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, या न्यूक्लियस के अंदर जो आपका प्रोटॉन है और बाहर जो आपके वहां पर जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वो दोनों मिलाकर दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में काम कर रहा होता है। अब जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, वहां पे ऑब्वियसली सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अलावा कुछ और भी चार्जेस, कुछ और भी तरीके का फोर्स हो सकता है। ये आपस में इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। और मैंने आपसे बताया होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो इसको क्या कर रहे होते हैं, बाहर की ओर धक्का भी लगा रहे होते हैं। और इसी से आपने क्या सीखा था, शील्डिंग इफेक्ट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको बाहर की ओर धक्का लगा रहे होते हैं। इसके अलावा एक फोर्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो कि वेरी स्मॉल फोर्स होता है, बट अपने रेंज में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। एज सच बहुत स्मॉल फोर्स है, पर अपने रेंज में, अपने रेंज का क्या मतलब है, शायद मैंने इस बारे में आपसे पहले भी कहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपने रेंज में, उसकी फील्ड में। मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं, अपने रेंज में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने कॉबवेव्स देखा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉबवेव्स? लग रहा था मुझे। जाला देखा है, घर में जाला लग जाता है, जाला देखा होगा आपने। तो वो जो जाला लगता है घर में, उसको इंग्लिश में कॉबवेव्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वेव मीन, समझ लो, वेव मीन जाल, और कॉबवेव्स बोलते हैं क्योंकि उसको जो क्या बोलते हैं, मकड़ा है, उसको शायद कॉब बुलाते होंगे, इसलिए इसको कॉबवेव्स बोलते होंगे। तो मुझे भी पता होता, ऐसी गारंटी नहीं है। सैनिक स्कूल में पढ़े थे तो संडे के संडे कॉबवेव्स झाड़ने का एक रूल होता था कि हैव टू क्लीन अप योर कॉबवेव्स। तो इससे पता चला कि वो जाले को कॉबवेव बोलते हैं। क्या, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर की मैं आपको ये समझाऊं कि कॉबवेव्स क्या है। जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझिए। कभी आपने ऐसे देखा होगा कि आपके सामने एक मकड़े का जाल ऐसे नीचे गिर रहा होता है? कभी ऐसा हुआ है कि एक मकड़ा यूं ऐसे आपके सामने से ऐसा गिर गया और वो जो तार है वो आप देख भी पा रहे हैं? आप अगर उसको ऐसे करके ना तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो वहां से टूट जाएगा, पर आपके हाथों में चपक जाएगा और वो मकड़ा फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होगा और आप कह रहे होंगे भाई तो उड़ती तीर ले ली। नहीं,
तो अभी जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर कॉर्वेव की एक तार का अगर उतना पतला आप दुनिया के किसी भी मेटल को डक्टाइल प्रॉपर्टी के मदद से वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, उतने पतले वायर में जितना स्ट्रेंथ उस कॉर्वेव की एक तार में है, दुनिया के किसी मेटल में उतनी ताकत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? जितना पतला वो कॉर्वेव है उतना ही पतला अगर आप दुनिया का कोई भी मेटल को वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप कर लीजिए, और तब दोनों की स्ट्रेंथ को जब आप चेक करेंगे तो जितना स्ट्रेंथ उस कॉर्वेव में है उतना स्ट्रेंथ उस मेटल के वायर में नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपनी रेंज में स्ट्रॉन्ग। अपने रेंज में ना, आप एक सरिया है जिससे बिल्डिंग बन रही है, उसको कंपेयर करने लग जाएंगे उस कॉर्वेव से, फिर आपने कंपैरिजन नहीं किया। मैंने एक पीएचडी स्टूडेंट की आप लड़ाई करवा रहे हैं एक नर्सरी क्लास के बच्चे से, दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो अगर मान लिया नर्सरी का क्वेश्चन पेपर आया तब तो पीएचडी वाला जीत जाना है, पीएचडी वाला क्वेश्चन पेपर आया तो नर्सरी वाले को समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर एक मोटा सा सरिया है जिससे बिल्डिंग बन रही होती है, उससे अगर आप उस कॉर्वेव को कंपेयर करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके रेंज में जाके जब आप कंपेयर करेंगे तो जितना ताकतवर वो है उतना ताकतवर और दूसरा कोई भी नहीं है। एज सच न्यूक्लियर फोर्स बहुत कमजोर फोर्स होता है, पर इसके रेंज में जाकर इससे ताकतवर और कोई भी नहीं है। इसके रेंज में मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स है वो किस ऑर्डर का होगा? 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, क्योंकि 10⁻⁻15 ना उनके बीच की दूरी है। एक न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 के ऑर्डर में जाके, यानी हम लोग अपने आप को क्या कर लें, पहले 10⁻⁻15 के ऑर्डर का कन्वर्ट कर लें, और वहां पे जाके जब फोर्स को कंपेयर करेंगे तो इससे ताकतवर फोर्स और कोई भी नहीं है। तो ये जो पॉइंट मैंने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एक्ट इवन इन बिगर बॉडीज एंड स्मॉलर बॉडीज, but nuclear force will always act in the smaller bodies only। ये बड़े बॉडीज पर काम नहीं करता, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दो बड़े बड़े चार्जेस के ऊपर भी काम कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने लिखा है, सिर्फ एक ही फोर्स नहीं होता, एक से ज्यादा फोर्स भी होते हैं। यही बात मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था, बताते बताते थोड़ा दूर आ गया, वो बात अलग है। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, such type of electrostatic force of attraction results into electrovalent bond, results into electrovalent bond। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, या उसी की वजह से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट फुल स्टॉप देके देखिए, पैराग्राफ चेंज। ये आपके 4 पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स यहां समाप्त हो गए, आगे लिखें। The above postulates provide the base to develop, the above postulate, ये जो हमने postulate अभी पढ़ा है, this provides the base to develop the modern concept about the formation of, it develops the modern concept about the development of, about the formation of electron transfer and the formation of ionic crystal compounds, electron transfer and the concept about the formation of ionic crystal compound। तो ये जो बेसिस था थ्योरी का, जो ये बेसिस है कि भाई कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आती है या फिर पॉजिटिव चार्ज आती है, और उससे वो स्टेबल बन रहा है। इसी बेसिस से मानते हुए आज जो आयनिक कंपाउंड आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इसी बेस से ही डेवलप होकर आया है। तो मैं वापस से एक बार पूरा पढ़ देता हूं। द अबव पोस्टुलेट प्रोवाइड्स द बेस टू डेवलप द मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड, फुल स्टॉप। हिज व्यू हैव प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड, हिज व्यू, किसके व्यूज? कॉसेल एंड लुईस के जो व्यूज हैं, हिज व्यूज प्रूव टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड
and systematize the ionic compound. Systematize the ionic compound. His views have proved to be a great importance to understand and systematize the ionic compound, whereas a large number of compounds did not fit into the above concept. Whereas the large number of compounds did not fit into the above concept. Large number of compounds did not fit into the above concept. तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इस पे लगभग बहुत सारे कंपाउंड तो देखने को मिले जो यही नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो इसको फॉलो नहीं करते थे। मैं चाहता हूं कि एक कंपाउंड ऐसा आपको दिखाओ जिससे आपको लगे कि हाँ सर, वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है। पहले हम लोग जनरल देखते हैं कि कहां कहां पे ये देखने को मिलता है। एक बार वो देखने को जहां मिलता है वो समझ में आ जाएगा, तो फिर कहां देखने को नहीं मिलता है वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं आयनिक कंपाउंड का भी एग्जांपल देता हूं और आपको मैं कोवेलेंट कंपाउंड का भी एग्जांपल देता हूं। आप लोग भी बनाइएगा, पर जब मैं बोलूंगा तब बनाइएगा। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए दिस इज सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। मैं इस सोडियम को अभी दर्शा रहा हूं यहां पे। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं, जो कि गलत है क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आपको पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है सर। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये 1916 की बात है और जो कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था वो ऑलमोस्ट 1940-50 के आसपास की कहानी है, तो इसलिए हम लोग ये मान रहे हैं कि 1916 में तो ऐसा ही रहा होगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्यों अभी जो बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हम लोग उतने बड़े नहीं हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अभी हम 1916 में ही हैं और 1916 में ही इस तरह का कहानी आपको पढ़ने को दिया गया था। नाउ 287, दिस इज अनदर एलिमेंट जिसको हम क्लोरीन बोल रहे हैं। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 17। ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं? ये नंबर्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और इनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इनको भी स्टेबल होना है, इनको भी स्टेबल होना है। अगर दोनों को स्टेबल होना है तो ये प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाए, निकल जाए। और ये प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट शेल में आ जाए। ऐसा ही हुआ। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को जब दिया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम प्लस में, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये आ गया 2 8 और 8, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आके जो वहां से निकला वही यहां आके क्या हो गया? सेट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब यहां आके सेट हो गया है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वही आके यहां पे सेट हो गया। अब यहां पर जो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। ये पढ़ाई आप कितनी बार मेरे मुंह से सुन चुके हैं। क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़ाया होगा, 11th में वापस पढ़ा रहा हूं। तो ये कहानी आपको समझ में पूर्णतः आ गई होगी। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिसको मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल बोलता हूं। आप अगर चाहें तो इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप 3 नाम देते हैं। एक इज आयनिक बॉन्ड, द अदर इज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, थर्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तीनों इसी का नाम है, जहां पर जो बेसिक फंडा है वो यही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा इलेक्ट्रॉन ही यहां पर क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है।
एक एलिमेंट अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से जहां कहीं भी टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, उसे ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे आप MgCl2 का स्ट्रक्चर खुद से बना के दिखाइए। MgCl2 का स्ट्रक्चर खुद से बनाइए। MgCl2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2।